एक घर में ना कलेश सा चल रहा है। एक बुजुर्ग दंपत्ति अपना बैग पैक कर रही है और उस घर को छोड़ने की तैयारी कर रही है। उधर उस बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे बहू पैरों में पड़े हुए हैं और अपने सास ससुर से माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे बहू को माफ करने के लिए तैयार नहीं है और ठोकर मारकर अपने बेटे बहू को उस घर से निकल जाते हैं। और कहती है, जो माँ होती है अपने बेटे से, कि बेटा हमें माफ करना, ये सब कुछ करने में तूने ही हमें मजबूर किया है, इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। और वहाँ से दोनों पति पत्नी उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, बेटे बहू को रोता हुआ। आखिर क्यों एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटे बहू को माफ नहीं कर पाती है? आखिर बेटे बहू ने ऐसा क्या किया था? अक्सर हमने सुना है दोस्तों कि जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों को माफ ही कर दिया करते हैं, कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते। लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ, इस क्यों का जवाब तो आप लोगों को आगे मिलेगा अगर आप पूरी कहानी जानोगे। ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की जो कहानी की शुरुआत है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर से शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं उनके घर की तरफ। और यहाँ पर उनका नाम होता है ईश्वर चंद जी। ईश्वर चंद की एक पत्नी है सावित्री जी, इनका एक बेटा है और बहू है, और उन बेटे बहू की 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दूर से देखने में परिवार काफी खुशी लग रहा है और इस परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही इनके बीच में जाते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं तो सारी दुविधा हमें समझ में आती है। दोस्तों, अब शुरुआत हम करते हैं। एक दिन ईश्वर चंद जी की जो बेटे की बहू है वो पोछा लगा रही थी, तभी ईश्वर चंद बाहर से आते हैं और उस पोछे में जूते चप्पलों से ही घुस जाते हैं। जब बहू अपने ससुर को पोछे में अंदर आता देखती है तो कह देती है कि पिताजी, आप क्या सही कर रहे हो? आपकी क्या अच्छी बात है। मैं सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ और आप दोनों मेरा काम फैलाते रहते हैं। तो ईश्वर चंद जी अपने बेटे की बहू की बात सुनकर उस घर से उल्टे पांव चला जाता है। हालांकि बहू को जवाब देना चाहता था, लेकिन किसी कारण बस बहू को जवाब नहीं दे पाता है और वहां से उल्टे पैर बाहर निकल जाता है। यही सब कुछ बहुत दिनों तक उन दोनों के साथ बहुत दिन से चल रहा था। दोस्तों, छोटी छोटी बातें ना हमें देखने में अजीब नहीं लगती हैं, लेकिन जिसके साथ घटित होती हैं ना उन्हें बहुत बुरी लगती हैं। अब एक और वाक्य आप लोगों को बताते हैं। कुछ समय निकलता है, उसके बाद इस ईश्वर चंद की जो बेटे की बहू है वो एक पार्टी में जाती है। पार्टी में जाते ही अपने पति को फोन करती है, कहती है, जी मैं तो आज पार्टी में आ गई हूँ, आप बाहर ही कुछ खाकर आना और बच्चों के लिए भी लेते आना। लेकिन उस बेटे की बहू ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे बुजुर्ग माँ बाप घर पर हैं, उनके लिए भी तुम खाने के लिए कुछ लेकर आना। और वो बेटा एक बार भी अपने दिमाग से ये नहीं सोचता है कि मेरे माँ बाप क्या खाएंगे, जब ये तो पार्टी में खा रही है और बच्चों का खाना मुझसे मंगा रही है। दोस्तों, अब पार्टी से बहू भी आ जाती है। सास ससुर इंतजार करते हैं, लेकिन जब बहू खाना लेकर नहीं आती है तो सास खुद ही किचन में जाती है। जब सास किचन में जाती है तो बर्तनों को चेक करती है। इतने ही वो बहू जो पार्टी से आई है अपने नए कपड़े उतार कर किचन में आती है और कहती है कि माँ जी, क्या परेशानी है, क्यों बर्तनों को खड़खड़ा रही हो, रात के 10 बज रहे हैं। अब सास अपनी बहू की तरफ देखने लगती है और कहती है कि बेटी, तुझे नहीं पता मैंने बर्तनों को क्यों बजा रही हूँ? तेरे पिताजी और मैं सुबह से भूखे हैं, हमने सुबह का खाना खाया है और तुमने ना ही तो खाना बनाया है। बेटा क्या खाएगा, पोती पोते क्या खाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि खाना बाहर से आ चुका है। अब यहाँ पर वो बेटे की बहू कहती है, सावित्री के बेटे की बहू, कि माँ जी, हम तो बाहर से खाकर आए हैं, ये भी बच्चों के लिए खाना ले आए। अगर तुम्हें ज़्यादा ही भूख लग रही है, अब तुम 2 जनों के ऊपर मैं कहाँ चूल्हा चढ़ाऊंगी। अगर ज़्यादा ही भूख लग रही है तो सुबह का खाना पड़ा है, वो खाना डालिए और खाइए और सो जाइए। जब ये बातें बेटे की बहू के मुंह से सुनती है तो सास रोने लगती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आंखों में आंसू भरे थे, थालियों में खाना परोस रही थी, सुबह की दाल थी और रोटी थी, उन दोनों को ले जाकर पति के सामने रख देती है, ईश्वर चंद के सामने, और कहती है, जी ये हद से ज़्यादा नहीं हो रहा है? ये बच्चे तो अपने आप को क्या समझते हैं, आज तो मुझसे बहू ने ऐसे ऐसे कह दिया है। तो ईश्वर चंद एक निवाला तोड़ते हैं और उस दाल के साथ चखते हैं तो कहते हैं कि अरे भाग्यवान, खाना बहुत स्वाद है। अब ये खाना ऐसे ही तो बिगड़ता अगर हमें
इस खाने को नहीं खाते। अच्छा हुआ उन लोगों ने खाना नहीं मंगाया और आज बुढ़ापे की ज़िंदगी में बाहर का खाना कहाँ पचता है। और वो हंसते हंसते वो खाना खा लेता है और सावित्री भी देखते हुए अपना खाना कंप्लीट कर ही लेती है। लेकिन सावित्री के अंदर बहुत सवाल थे जिनके वो जवाब जानना चाहती थी। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलता है। अब एक दिन ईश्वर चंद अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे लिए तुम चाय बना कर लाओ और फ्रीज में ब्रेड रखे होंगे, एक आधी ब्रेड सेक कर ले आना, मुझे भूख लग रही है। अब बेटे बहू सोते रहते हैं। सुबह का टाइम होता है तो सावित्री धीरे धीरे रसोई में जाती है, लेकिन बर्तन तो खड़कते ही हैं। अगर हम कुछ काम करते हैं तो वो चाय बनाने लगती है। जब वो चाय बनाने लगती है, सुबह कम से कम 7:30 या 8 बजे का वक्त होता है। तब तक भी बेटे बहू पोती पोते सोए हुए हैं। अब भाई बुजुर्गों को तो जल्दी उठने की आदत है और चाय जब बनने लगती है, जब भी बहू अंदर से उठकर आती है और अपने जूड़े को बांधती हुई कहती है कि माँ जी, हम दोनों पति पत्नी, मैं घर को संभालती हूँ, ये बाहर काम करते हैं, तो एक दिन की हमें छुट्टी मिलती है। उस छुट्टी वाले दिन भी आप शोर करती हो सुबह उठकर। आप नहीं चाहती कि हम आराम की थोड़ी बहुत ज़िंदगी गुजार सकें या चैन से थोड़ी लेट तक सो सकें, और अपनी सास को यहाँ पर सुना देती है। सावित्री सुनती और कहती है कि बहू, तुम्हारे सोने का ही ख्याल था, तभी मैंने ये चाय बनाई है खुद उठकर, वरना मैं तुम्हें भी आवाज़ लगा सकती थी। अब जो सावित्री की बेटे की बहू थी वो अपनी सास की तरफ और घुर्राने लगती है, लेकिन अब सावित्री की चाय बनकर इन सब चीज़ों के बीच में कंप्लीट हो जाती है और सावित्री अपनी चाय बर्तनों में डालती है और फ्रीज खोलने लगती है। जैसे ही फ्रीज से ब्रेड का डिब्बा निकालती है तो बहू तुरंत ये कह देती है कि माँ जी, आजकल आप ज़्यादा ब्रेड खाने लगे हो, बुढ़ापे में ब्रेड खाने अच्छे नहीं हैं, और ये ब्रेड रख दो, कल तुम्हारी पोती स्कूल जाएगी, उसके लिए भी तो लंच पैक करना है नाश्ते में, तो तुम इन चीज़ों को क्या खाकर करोगे। अगर तुम्हें चाय के साथ कुछ लेना ही है तो कल रात की रोटी पड़ी है, उसे गर्म कर कर खा लो। और यहाँ पर बहू वो ब्रेड छीन कर अपनी सास के हाथ से फ्रिज में वापस रख देती है। अब यहाँ पर सावित्री को ये बात बहुत खटक जाती है, क्योंकि उसके हाथों से ब्रेड ले लिया था कि वो अपने घर में क्या कोई ब्रेड भी नहीं खा सकता। अब वो बासी रोटी ही गर्म कर कर ले जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। ईश्वर चंद ये बातें सुनते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। सावित्री कहती है, जी अब तक भी आप अगर नहीं सुनोगे, कोई फैसला नहीं लोगे, तो ये एक दिन हमसे कह देंगे कि तुम अब यहाँ से जाओ और वृद्ध आश्रम में जाकर रहो। अब यहाँ पर ईश्वर चंद सावित्री से कहता है कि भाग्यवान, क्यों परेशान हो रही हो, अपने जीते जी तुम्हें वृद्ध आश्रम नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने जब तुमसे शादी की थी तो तुम्हें वचन दिया था कि कभी तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगा। और ईश्वर चंद उस चाय और बासी रोटी को खाकर अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है, जिस दोस्त का नाम सुरेश होता है। अब जब जो जिगरी दोस्त एक पास बैठते हैं तो अपनी बातें शेयर करते हैं। ईश्वर चंद सुरेश से अपनी सारी बातें शेयर करता है और कहता है कि यार, बेटे बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। हालांकि मैं उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अब सर से ऊपर पानी जा चुका है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा। अब यहाँ पर ईश्वर चंद सुरेश से कहते हैं कि तुम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारोगे बुढ़ापे में। तो सुरेश कहता है कि अरे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बुढ़ापे के लिए कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जिससे हम किसी के ऊपर निर्धारित नहीं रहे। पहले ही अपना एक फ्लैट ले लिया था और उस फ्लैट में ऊपर का जो बिल्डिंग है वो तो मैं किराए पर उठाऊंगा और सबसे नीचे मैं रहूंगा, जिससे जो किराया आएगा उससे मेरे घर का खर्चा चलेगा और मेरी जो बुढ़ापे की ज़िंदगी है वो बीत जाएगी। ईश्वर चंद को सुरेश की ये बातें बहुत अच्छी लगी और बढ़िया लगी, और अब वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अमल करना चाहता है इन बातों पर। और सुरेश से कहता है कि यार, अगर तू किसी से कहे ना तो तुमसे एक बात कहूँ, मेरे बेटे बहू ने बहुत परेशान करके रखा है, खाने भी नहीं देते हैं। अब तू एक काम कर, मेरा जो घर है वो शहर के बीचों बीच है, उसकी अच्छी खासी हमें रकम मिलेगी, उस घर को बिचवा किसी डीलर के ज़रिए, और मुझे भी एक ऐसा ही फ्लैट अपने पास में लिबा जैसा फ्लैट तूने ले रखा है, क्योंकि मुझे भी बुढ़ापा काटना है। अब सुरेश कह देता है कि ईश्वर चंद से बस इतनी सी बात है, तो चिंता मत कर, 10 दिन के अंदर तेरा सारा काम हो जाएगा। अब बुजुर्ग दंपति 10 दिन तक वही सब कुछ झेलती है। डीलर का फ़ोन आता है कि भाई हमें घर देखना है, तो ईश्वर चंद कह देता है कि नहीं, अगर घर दिखाऊंगा तो बेटे बहू को शक हो जाएगा। यहाँ पर ईश्वर चंद कहता है कि यार, तो एक काम कर, मेरा घर बाहर से ही दिखा दे, तब रजिस्ट्री हो जाएगी, तब मैं अपना घर अंदर से दिखा दूंगा। और यहाँ पर सुरेश और डीलर इस बात के लिए मान जाते हैं।
अब रजिस्ट्री हो जाती है, ईश्वर चंद अपना घर उनके नाम कर देता है, डीलर के नाम, और फ्लैट भी खरीद लेता है। अब ये सब कुछ काम निपटा कर ईश्वर चंद अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, तुम्हारा जो भी ज़रूरत का सामान है, हालांकि इस घर से हमारी ज़्यादा यादें जुड़ी नहीं हैं, लेकिन जो भी तुम्हारा सामान है अपना एक बैग पैक करो और चलो अब अपने नए घर में रहेंगे। इतने ही डीलर साहब आ जाते हैं उस घर को अंदर से देखने के लिए और ईश्वर चंद उसे वो घर अंदर से दिखाने लगते हैं। जब डीलर घर को अंदर से देखता है, संग में सुरेश भी होते हैं जो दूसरे दोस्त थे ईश्वर चंद के, तो बहू को शक हो जाता है और बहू तुरंत अपने पति पर फ़ोन घुमाती है और कहती है कि हो ना हो पिताजी ने कुछ बड़ा कर दिया है, तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आओ और आकर देखो, मुझे लग रहा है पिताजी ने ये घर बेच दिया है। बहू बार बार पूछती है कि माँ जी क्या हुआ है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो दोनों पति पत्नी उस बहू को जवाब देना सही नहीं समझते हैं। बैग पैक हो जाता है। उधर ईश्वर चंद का बेटा आ जाता है। इन सब चीज़ों को देखकर बेटा भी समझ जाता है और ईश्वर चंद कह देता है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा हमारे साथ किया, क्योंकि जब उसकी बहू उन दोनों पति पत्नी को परेशान करती थी ना, तो इसमें ईश्वर चंद का बेटा कुछ भी नहीं कहा करता और 4 बात उन दोनों पति पत्नी को ही सुनाया करता, ईश्वर चंद और सावित्री को। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो ईश्वर चंद का बेटा अपने माँ बाप के पैर पकड़ लेता है और कह देता है कि हमें माफ़ करो। गिड़गिड़ाने लगते हैं, दोनों हाथ जोड़ने लगते हैं। डीलर साहब और सुरेश साहब उस घर को देखकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर चंद यहाँ पर कहते हैं और उनकी पत्नी सावित्री कहती है कि बेटा हमारी कोई गलती नहीं है, तुमने हमें मजबूर ही इतना कर दिया कि हमें ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि हमें अगर अपने घर में एक ब्रेड खाने की इजाज़त नहीं है तो फिर ये हमारा घर ही नहीं है और तुम हमारे बच्चे ही नहीं हो। और यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपना बैग पैक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और कह देते हैं कि हमसे कोई भी वास्ता मत रखना, अगर हम मर भी जाएं तो हमारी अर्थी को कंधा तक तुम नहीं देना और हमारी चिता को अग्नि भी तुम मत देना, हम अपना खुद देख लेंगे। और बेटा तू अपना घर अच्छे से बसा और अब भी मैं तुझे आशीष देकर जाती हूँ कि जीवन में तुझे कोई भी दुख ना हो। दोस्तों, वो दोनों पति पत्नी, बुजुर्ग पति पत्नी अपने फ्लैट में पहुंच जाते हैं। ऊपर एक किराएदार रखते हैं, नीचे आप रहते हैं और उस फ्लैट को खरीदने में कुछ पैसे बच जाते हैं। उन पैसों को ये जो ईश्वर चंद जी होते हैं सावित्री के नाम करते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना वचन पूरा किया, मैंने अपना वचन निभाया है। अगर इससे आगे मेरी किसी कारणवश मैं इस दुनिया से भी चला जाऊँ तो तुम इन पैसों से अपना गुजारा करना, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना। और यहाँ पर वो दोनों हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, उधर जो बेटे बहू होते हैं उनको डीलर साहब घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। दोनों ही एक किराए का घर लेते हैं। पूरी ज़िंदगी किराए के घर में निकल जाती है और जो छोटे छोटे बच्चे थे अपने माँ बाप को अपने दादी दादा के साथ जो कुछ करता देखते थे वही अब अपने माँ बाप के साथ करते हैं और उन्हें बात बात पर याद दिलाते हैं कि तुमने भी तो दादी दादा के साथ ऐसा ही किया था, अब तुम नहीं भुगतोगे। ये सब चीज़ें होती हैं और बेटे बहू का जीवन पूरी ज़िंदगी किराए के घर में निकलता है। आप लोग क्या कहना चाहते हो स्टोरी को सुनकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।